नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस अपने करने जा रहे हैं और न केवल साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस करेंगे बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम सिलेबस करने वाले हैं इसी तरह से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। मेरा आपसे वायदा है कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक हम अपना पूरा सिलेबस करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास चल रही थी रीट साइकोलॉजी की, उसमें यूनिट फर्स्ट हमने कर लिया है, दूसरी यूनिट अपनी चल रही है और दूसरी यूनिट में हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व को हम पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक ये हम कर चुके थे। हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व का मापन किस तरह से किया जा सकता है। व्यक्तित्व का मापन करने की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और जैसा हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि ये विधियां जो हैं उन्हें हम सामान्यतः 4 प्रकारों में बांटते हैं। नंबर 1 आती है प्रक्षेपी विधि, दूसरी आती है आत्मनिष्ठ विधि या हम इसे व्यक्तिनिष्ठ विधि के नाम से भी जानते हैं। तीसरी विधि हमारी आती है वस्तुनिष्ठ विधि और चौथी आती है हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो ये 4 प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले प्रक्षेपी विधि को शुरू किया था। प्रक्षेपी विधियों में जो मुख्य विधियां आती हैं वो है रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी कि टीएटी टेस्ट, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी सीएटी टेस्ट और एक हमारी आती है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ये चारों हमें पढ़नी थी, मुख्य हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसमें से 3 जो थी वो हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर ली है। आज हम आगे की विधियों के विषय में बात करेंगे। प्रक्षेपी विधियां जो होती हैं उनसे हम किसी भी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे व्यवहार पर अचेतन मन का होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बालक में कोई समस्या है, कोई मानसिक रोग है या इस तरह का कोई अगर हमें उपचार करना है तो हमें प्रक्षेपी विधियों का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ कौन कौन सी प्रक्षेपी विधियाँ हैं तो मैं बताऊँ आपको। शाही धब्बा परीक्षण और प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति विधि, 5वीं हम शब्द साहचर्य परीक्षण ले सकते हैं, 6ठा खेल व नाटक विधि, 7वां चित्र नैराश्य विधि और 8वां अभिव्यक्ति परीक्षण विधि। सामान्यतः ये 8 विधियां हैं जिन्हें हम प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत रखते हैं। इन सभी विधियों में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, यानी अगर किसी बालक के साथ कोई समस्या है तो अगर हमें उसके अचेतन मन का अध्ययन करना है तो हमें इसमें से ही किसी न किसी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। शाही धब्बा परीक्षण हम पढ़ चुके हैं, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण हम पढ़ चुके हैं, सीएटी इसको कहते हैं, ये टीएटी था और ये हरमन रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण, इनके विषय में हमने बात कर ली थी। आज हम अगली विधि जो हमारी है वाक्य या कहानी पूर्ति विधि है, इसके विषय में बात करेंगे। इसको हम कहते हैं सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट यानी SCT के नाम से भी जानते हैं, कहानी पूर्ति विधि। अब हम सबसे पहले ये देखें इसमें कि इसके प्रवर्तक कौन है या इस परीक्षण का निर्माण किसने किया था। यहाँ देखिएगा, वैसे तो ये कोई विचारधारा नहीं है, चूंकि हम यहाँ पर प्रवर्तक शब्द का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन सही शब्द तो यही रहेगा। ये एक परीक्षण है यानी एक टेस्ट है, एक एग्जाम पेपर है जिसका निर्माण किसी न किसी व्यक्ति ने किया है। तो यहाँ पर इस वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण जो है इसका निर्माण किया है पाइन और टेंडलर ने 1931 के अंदर किया था। सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 1930 के अंदर। 1930 के अंदर पाइन और टेंडलर जो थे उन्होंने इसका विकास किया। हालांकि इस दिशा में इससे पहले एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है रोटर्स, वो भी इसके अंदर प्रयास कर रहे थे। भारत के अंदर देखिएगा विश्वनाथ मुखर्जी का नाम आता है,
वो भी इस विषय में प्रयास कर चुके हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से परीक्षण का निर्माण किया। आप इसे इस तरह से समझिएगा कि एक परीक्षण चला तो बाकियों ने भी अपने अपने प्रश्न उसमें डाल डाल करके अपने नए जो है परीक्षण उनका निर्माण किया दोस्तों। तो यहाँ हम देखें वाक्य या कहानी पूर्ति विधि में होता क्या है, इसमें जो है किसी भी बालक को अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। कोई सेंटेंस होता है जैसे मुझे चाहिए कि, अब उसके आगे वो क्या लिखेगा, जो उसके मन की भावनाएं होती हैं उनको लिखेगा। यदि मुझे प्रधानाध्यापक बना दिया जाए तो, मतलब इस तरह के कुछ सेंटेंस होंगे और उनको पूरा करने के लिए उसको दिया जाता है। और वो जो आगे के सेंटेंस पूरा करता है उसमें जो कुछ भी लिखता है वो उस पूरे सेंटेंस का अध्ययन करने के बाद में हम जानते हैं कि वास्तव में इसके अचेतन मन में क्या है, क्या चल रहा है, जिसके आधार पर इसका व्यवहार में कुछ अबनॉर्मल अपने को देखने को मिल रहा है, तो उसका अध्ययन इस आधार पर किया जाता है। तो ये काम आती है अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए। इसमें बालक कहानी के रूप में जो भी विचार व्यक्त करता है उन्हीं के आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कई बार आपने इस तरह के टेस्ट देखे होंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका यूज करती है। कई सॉफ्टवेयर में, कई प्रोग्राम में, कई वेबसाइट इसका यूज करती है। जब आप किसी संस्था के साथ में, किसी साइट के साथ में जुड़ते हैं, आपका फेवरेट राइटर कौन है, आपने फेसबुक देखा होगा, आई होप आप में से सब ने उसको यूज किया होगा। तो फेसबुक में आपका पसंदीदा बुक कौन सी है, जगह कौन सी है, गेम कौन सा है, उन सभी को लिया जाता है। ये सभी अधूरे सेंटेंस ही हैं। मेरी पसंदीदा किताब, अगर आप रामायण या गीता बता रहे हैं तो इसका मतलब आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर आप बता रहे हैं कोई मोटिवेशनल बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बता रहे हैं, इस तरह की अगर कोई आप मोटिवेशनल बुक बता रहे हैं तो इसका मतलब आप में लीडरशिप का गुण है, आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, उनका लीडर बनना चाहते हैं। तो इस तरह की जो भी बुक आप सर्च करते हैं तो वही होता है। अगर कोई जासूसी उपन्यास पसंद करते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और खोजी प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये सेंटेंस ही हैं जिनको पूरा करना होता है। और मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए, मुख्यमंत्री पूछ ले, मेरा पसंदीदा एक्टर कौन है, तो सामान्यतः एक्टर की अगर हम बात करें, हमारे बहुत से कलाकार हैं, लेकिन जिस कलाकार को जो व्यक्ति पसंद करेगा वो उसके आधार पे होगा। जैसे मान लीजिएगा कोई ऐसे कलाकार को पसंद करता है जिसने हिंसा ही हिंसा की फिल्में की हैं या नाटक किए हैं, तो इसका मतलब उसकी प्रवृत्ति भी कैसी है, कहीं ना कहीं हिंसात्मक है। तो ये थोड़ा सा इसके आधार पर अपने आइडिया लगा सकते हैं कि व्यक्तित्व कैसा होगा, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, ये भी इससे पता चल जाता है। बहुत ही अच्छी विधि है जिसका यूज किया जाता है। इसके बाद में अगली हम बात करें शब्द साहचर्य विधि या स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। दोनों ही एक ही नाम है, एक ही है। इसको फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले हम देखें कि इसका जो प्रतिपादक या इस परीक्षण का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है गाल्टन। 1879 के अंदर जो है गाल्टन ने इस विधि को प्रतिपादित किया था। इसमें शब्दों की सहायता से बालक से प्रतिक्रिया करवाई जाती है, उसको नोट कर लिया जाता है। बालक के सामने फटाफट से शब्द बोले जाते हैं, जैसे चाकू, नींद, पैसा, आनंद, पेड़ पौधे, फूल, प्रकृति, ईश्वर, भगवान, संन्यास, इस तरह के शब्दों को बोला जाता है। और उन शब्द पे जो भी उसकी प्रतिक्रिया आती है उन प्रतिक्रियाओं को नोट किया जाता है। और फिर क्योंकि देखिएगा हमारे जो मन है उसके अंदर बॉन्डिंग होती है। जैसे थांडाइक का सिद्धांत आपको याद होगा कि बचपन से हम किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिएगा सांप हमारे सामने आता है तो हमने देखा उसको भगाना होता है, मारना होता है। छिपकली के साथ में कैसा किया जाता है, कोई मंदिर हमें दिखा तो हमें हाथ जोड़ने होते हैं। ये एक बॉन्डिंग है, एक प्रतिक्रिया है जो हमारे अचेतन मन के अंदर है और अपने आप वो चीज हमारे मन से बाहर निकलती है। तो शब्दों पर प्रतिक्रिया इसी तरह से होती है। तो ये भी क्या करता है, उसी तरह से उन प्रतिक्रियाओं को नोट करता है। जैसे माता पिता हम बोलें तो सामने से हमारे मन से ही आता है कि उनकी सेवा की जानी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि उनका मर्डर कर देना चाहिए। तो मतलब अगर कोई कह रहा है तो उसके साथ में भाई कोई ना कोई मानसिक दिक्कत है।
तो वो जो हमारे अचेतन मन में स्टोर है, हमने इतनी बार सुना है, इसी की प्रतिक्रिया हमारे मन से होती है। तो ऐसे ही शब्दों से उसकी जो प्रतिक्रिया है वो नोट की जाती है। जैसे मान लीजिएगा चाकू है, अब चाकू पे व्यक्ति क्या कह सकता है, वो कह सकता है भी सब्जी काटने के काम आता है, और एक कह सकता है भी खून करने के काम आता है। तो जैसे जिसकी भावना रहेगी वही वो सोचेगा, और उसी के आधार पर हम उसके अचेतन मन का अध्ययन इसके अंतर्गत कर सकते हैं। गाल्टन जो थे, उन्होंने इस परीक्षण के अंदर लगभग 75 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई थी। 1904 के अंदर युंग ने भी इसका प्रयोग किया और उन्होंने लगभग 100 शब्दों की एक सूची तैयार की। और इस विधि में बालक को शब्द बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है, वो कुछ भी बोल सकता है उसके विषय में। तो उसी से जो है इसका अनुमान अपने लगाते हैं। मुझे उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। शब्द साहचर्य यानी शब्द के साथ में उसका मिलना जुलना कैसा है, कैसे उसकी विचारधारा है, जो अचेतन मन से आता है, उसमें टाइम कम होता है ना, तो अचानक से आ जाता है, इसलिए बहुत अच्छी विधि है ये। ठीक है, जैसे शब्दों का वो यूज बार बार करेगा ना, वैसे ही उसकी प्रकृति होती है। मान लीजिएगा हर शब्द में उसमें हिंसा ही हिंसा निकल रही है तो वो हिंसक है, वो धार्मिक निकल रहा है तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। उसी आधार पर हम इसका अनुमान लगाते हैं। अगली विधि की बात करें हम, तो खेल या नाटक विधि। सबसे पहले वही हम इसका प्रवर्तक या इस विधि को निर्मित करने वाले व्यक्ति का नाम देखें तो उसका नाम आता है मोरेनो। मोरेनो ने इस विधि का निर्माण किया था। और अधिकतर क्वेश्चन तो आपके अगर मान लीजिएगा व्यक्तित्व के मापन में से क्वेश्चन आने हैं दो, तो एक तो मापन विधियों के जो प्रवर्तक थे कौन थे उनमें से ही आ जाता है। इसमें खेल और अभिनय की मदद से अचेतन मन की भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा किसी भी बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। अगर मान लीजिएगा वो फुटबॉल कहता है तो उसका शरीर के प्रति जो है वो उसका रुझान अच्छा है। अगर कोई शतरंज खेलने का शौकीन है तो मतलब उसका मानसिक विकास अच्छा है, वो प्रतिभाशाली है। और खेल के अंदर भी वो कौन सा मतलब प्ले करना चाहता है, गोलकीपर बनना चाहता है तो उसमें डिफेंस का आ गया, कोई कप्तान बनना चाहता है तो उसमें लीडरशिप का आ गया। तो इस तरह से जो भी उसमें वो रोल प्ले करता है उनके आधार पर जो है उसका व्यक्तित्व को जानने का हम इसमें से कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी को पेंटिंग बनाने का शौक है, अच्छी पेंटिंग बना लेता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर सृजनशीलता है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा कोई नाटक हो रहा है, रामलीला ही अपने करने जा रहे हैं और बच्चों से पीछे भी कौन क्या बनेगा हो सकता है। देखिए सब अपनी अपनी इच्छा से उसमें अलग अलग जो है वो रोल डिसाइड करते हैं। कोई कहेगा कि जी मुझे तो राम का रोल करना है, कोई रावण भी बनना चाहेगा, कोई हनुमान भी बनना चाहेगा। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो वैसा ही बनना चाहेगा। अगर कोई रावण के वेश में अच्छा लगता है, अब देखिएगा वो जचेगा भी उसी के अंदर। मान लीजिएगा कोई रावण बनना चाहता है और वो रावण के वेश में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसके मतलब हम मान लेते हैं उसके स्वभाव में थोड़ा सा इगोस्टिक है और क्रोध जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। और कोई मान लीजिएगा राम का रोल प्ले करना चाहता है तो उसका मतलब एक मर्यादित व्यक्ति है, चरित्रवान वो है, जो बालक है उसके अंदर दया, करुणा, समझदारी। अब हम कहें भी कौन सा यही लेना चाहिए, हम उसको जबरदस्ती नहीं दे सकते। अगर उसके मन से जानेंगे तो हमें यहाँ पर काफी कुछ उस बच्चे के जो है अंतर्मन को हम समझने में हेल्प कर सकते हैं और उसके आधार पर जो उसकी समस्याएं हैं हम उनको दूर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी विधि है, बहुत अच्छी विधि है, इसका यूज अपने कर सकते हैं। फिर एक आती है चित्र निराश्य विधि। सबसे पहले वही हम इनके प्रतिपादक या निर्माता की बात करें तो इसके जो निर्माता आते हैं वो है रोजेनविंग। रोजेनविंग वो व्यक्ति थे जिन्होंने चित्र निराश्य विधि का प्रयोग किया। इसमें भी देखिएगा कार्ड का ही यूज होता है। इसमें 12 कार्ड हैं। कितने हैं? 12 कार्ड हैं और 12 ही पुरुषों के लिए हैं और 12 कार्ड ही महिलाओं के लिए हैं। एक ही कार्ड को अलग अलग महिलाओं को दिखाया जाएगा, उसमें से ही जो है वो हम डिसीजन ले करके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा ये एक प्रकार का इस तरह का चित्र आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह का चित्र किसी बालक को या पुरुष या महिला को दिखाया जाता है। अब अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो प्रतिक्रिया नोट करेंगे। अगर या तो हम देखें भी ये अंदर से बाहर भी आ रहा है और बाहर से अंदर भी जा रहा है।
हाँ, कोई अगर इसको कह कर देख करके कहता है कि इसमें तो सब कुछ डूबता जा रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना भी उसके जीवन में भी सब कुछ डूबा हुआ ही है। उसके जीवन में कठिनाइयां हैं, निरस्ता है, दुख का सरोबार है और नेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर अंदर की ओर जा रहा है और कोई कहे भी इसमें तो सब कुछ क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, सब ऊपर आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें अंदर जाता भी दिखाई देगा और ऊपर आता हुआ भी दिखाई देगा। ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मतलब उसमें पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, उत्साह है, सुख है, खुशी है। दोस्तों जीवन में एक चीज याद रखिएगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ, उत्साह सबसे जरूरी चीज है। जो भी आप काम करते हैं ना, उस काम में उत्साह होना जरूरी है। उत्साह होगा तो बहुत बढ़िया आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन कैसे? उत्साह के साथ करें, हैप्पीनेस के साथ करें, तभी वाकई में उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम अचेतन मन में जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या चला। इस तरह के कार्ड होते हैं अलग अलग टाइप के, जिनके आधार पर जो है जो हेल्प इसमें ली जाती है। इसमें जो परीक्षण किया जाता है, किसी व्यक्ति की कुंठा या निराशा के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, मापने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों एक और विधि की बात करें, अभिव्यक्ति विधि। इसके प्रतिपादक रहे थे मैकओवर। मैकओवर में क्या होता है, इसमें बालक को कोई भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता है, वो चित्र बनाता है और उस चित्र के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है कि अपने बालक को कहा भी चलो अपनी मर्जी से कोई भी चित्र बनाओ, तो सारे एक जैसा बनाएंगे क्या? कोई नेचर बनाएगा, कोई बकरी बना सकता है, कोई बिल्ली बना सकता है, कोई आदमी बना सकता है, कोई टेबल बना सकता है। जैसा जो बनाएगा, टेबल बनाया सृजनशील हो गया, पेड़ पौधे बनाए तो प्रकृति प्रेमी हो गया। तो इस तरह से उन्हीं के आधार पर जो है हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसी आधार पर जो है इनका विश्लेषण किया जाता है और व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो ये जो हमारी 8 प्रक्षेपण विधियां थी, बहुत ही उपयोगी विधियां होती हैं। देखिए, प्रक्षेपण विधि ऐसी विधियां होती हैं जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति है, संवेग है, उसकी जो सुप्त इच्छाएं हैं ना, प्रक्षेपी विधियों से सबसे अच्छा लाभ यही होता है कि अचेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपी विधि ही एकमात्र विधियां अपने मानते हैं, यही उपयोग में ली जाती हैं। हालांकि कुछ ड्रॉबैक भी हैं उसके, किस इसके एडवांटेज भी हैं। अगर हम ये देखें कि इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, तो लाभ तो कि इससे अचेतन मन के अंदर जो उसके चल रहा है वो अपने निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा, परीक्षक की मनोवृत्ति नहीं आती, बीच में आड़े नहीं आते, जो उसने लिखा उसके आधार पर ही है, व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। लेकिन जहां हम ये देखें भी, ये सीखना भी तो पड़ेगा ना, इतना अच्छा विश्लेषण कौन सा टीचर कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें काफी समय लग जाता है, महंगी भी हो जाती हैं इस तरह के टेस्ट को तैयार करना, लेकिन फिर भी उपयोगी है, इनका उपयोग किया जाता है। और भारत में भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग हो चुके हैं। रोजनविंग चित्र ये जो थे, इससे पीछे हमने देखा रोजनविंग वाला, नैराश्य वाला। वैसे ही एक टेस्ट का निर्माण पारिक महोदय थे, उन्होंने भारत में भी वैसा एक टेस्ट बनाने की कोशिश की थी। तो जैसे मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है व्यक्तित्व मापन के परीक्षण के लिए टेस्ट तैयार किए जाते हैं और उनके आधार पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रक्षेपी विधियाँ। उसके बाद में हम जो है अप्रक्षेपण विधियों के विषय में बात करेंगे। अगली विधियाँ जो आएगी हमारी, वो कौन सी होंगी? अप्रक्षेपण विधियाँ होंगी, जिनको हमें देखना है कौन कौन सी विधियां उसमें काम में लेते हैं। जैसे कि आत्मकथा लेखन विधि हो गई, प्रश्नावली हो गई, व्यक्ति इतिहास हो गई, इंटरव्यू मेथड हो गया। तो ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ विधि कहते हैं। क्या क्या होगा, इनको नेक्स्ट क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। इस क्लास में हमने इतना ही पढ़ना था, ये हमारे टॉपिक पूरा हो चुका है, प्रक्षेपी विधियां। मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में क्लास लाभदायक रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आप उससे जुड़े रहिएगा। जल्दी ही आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी कि जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ, ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।